The next topic is Wheatstone Bridge. So what is a Wheatstone Bridge? So basically it consists of four resistances. In which one of them can be measured, one of them can be measured in terms of other three resistances. और ये चारों रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं अभी. So these are the four resistances P, Q, R and S. So they are arranged like this. Point A, B, C, D. And also a galvanometer is connected between B and D. Suppose when we close the key, let the currents flow through the circuit. मान लो यहाँ पे करंट अगर आई है, आई में से मान लो I1 यहाँ जाता है और I2 यहाँ जाता है. Now according to the principle of Wheatstone bridge, according to Wheatstone bridge principle, if P upon Q is equal to R upon S, अगर ये रेशियो दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी P upon Q is equal to R upon S, then no current flows through the galvanometer. Then no current flows through galvanometer. So the galvanometer will not show any deflection. तो इसको प्रूव कैसे करेंगे इसको भी हम? तो इसको प्रूव करने के लिए, तो अगर मान लो यहाँ से कोई करंट नहीं है, ब्रांच BD में से कोई करंट नहीं है, so if there is no current through galvanometer, तो फिर ये सारा करंट I1 यहाँ पे आ जाएगा और ये सारा करंट I2 यहाँ पे आ जाएगा. और फिर B और D का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, and potential of B and D should be same. If there is no current in galvanometer, then VB should be equal to VD. तो फिर यहाँ से भाई VA माइनस VB आएगा I1 इंटू P,
और VA माइनस VD आएगा I2 इंटू R। बट क्योंकि VB और VD इक्वल है, सो VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD। तो VA minus VB will be equal to VA minus VD. So that means I1P is equal to I2R. इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। Similarly, VB minus VC can be written as I1 into Q, and VD minus VC can be written as I2 into S. Again, if VB equal to VD, तो VB minus VC should be equal to VD minus VC, और फिर यहाँ से आ जाएगा I1Q इक्वल टू I2S, और फिर 1/2 कर दो भी, तो आ जाएगा I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। तो भी I1 से I1 कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से P अपॉन Q आ जाएगा इक्वल टू R अपॉन S। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी भी। तो यही हमने प्रूव करना था कि if there is no current through galvanometer, then P upon Q is equal to R upon S। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अभी, P upon R इक्वल टू Q upon S। ठीक है, जैसे R को नीचे ले आओ, Q को ऊपर ले जाओ, तो we can also write P upon R इक्वल टू Q upon S। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भी कि अगर हम सपोज बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन इंटरचेंज कर दें, तो फिर उससे जो बैलेंसिंग कंडीशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, if positions of battery and galvanometer are interchanged, then it does not affect balancing condition। तो बैलेंसिंग कंडीशन अभी भी यही रहेगी या फिर ये रहेगी। तो पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब देखो हमने ऐसे कर दिया कुछ, कि सपोज हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी,
और यहाँ पे हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है भाई। तो देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम चाहे तो बैटरी को ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, मतलब इस तरीके से। तो बैटरी अब बी और डी के बीच है, तो बैटरी को हम ऐसे भी लगा सकते हैं। और गैल्वेनोमीटर ए और सी के बीच है, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा दिया। अब फिगर को अगर आप ऐसे देखो, इस तरफ से देखो, तो बात वही हो जाएगी, आर अपॉन पी इज इक्वल टू एस अपॉन क्यू। तो सेम ही कंडीशन आएगी। ठीक है भी। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज करें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि हमने कहा था कि भाई कि ये यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस होते हैं, जिनमें से हम किसी एक को निकाल सकते हैं बाकी 3 की टर्म्स में। तो जैसे मान लो हमने एस निकालना है और पी क्यू आर हमें नोन है और हमने एस की वैल्यू निकालनी है, तो फिर इस फार्मूले में बाकी वैल्यू पुट करके हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जैसे भी, ये वेट स्टोन ब्रिज तो है लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं होगा, बिकॉज 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1.5/1। तो इसमें हमने बी और डी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो इसको। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शंस बी एंड डी। तो मान लो कोई करंट गया यहाँ से और यहाँ पे सपोज I1 और यहाँ पे I2, तो फिर ये I1 सारा इधर ही आ जाएगा और ये I2 सारा इधर ही आ जाएगा। अब ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 वोल्ट का। अगर ऊपर की साइड से देखें तो ए और सी के बीच जो रेजिस्टेंस है वो होगा 1+1 यानी 2 ओम। तो फिर I1 की वैल्यू हो जाएगी 2/2 यानी 1 एम्पियर। और I2 की वैल्यू होगी 2 तो नीचे की साइड का रेजिस्टेंस होगा 1.5 + 1। तो 2/2.5 तो ये आएगा 0.8 एम्पियर। नाउ वी हैव टू फाइंड a potential difference between B and D। तो फिर B से लेकर D तक आ जाओ किसी भी पाथ से, BAC या BCD। तो अगर हम BAC पाथ से जाते हैं BAD पाथ से, तो हो जाएगा VB + 1I1 - 1.5I2
इक्वल टू वी डी। तो यहाँ से वी बी माइनस वी डी आ जाएगा 1.5 I2 माइनस I1। तो I2 की वैल्यू पुट कर दो, I1 की वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 0.2 वोल्ट। ठीक है भी, तो आंसर आ जाएगा 0.2 वोल्ट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 15 भी आप ऐसे ही कर सकते हो। सो ट्राई दिस क्वेश्चन यूर सेल्फ। आज नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइड वायर ब्रिज। तो इट इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। It is practical form of Wheatstone Bridge. It is also known as Mitre Bridge. तो इसकी अब कंस्ट्रक्शन कैसी होती है वो देख लेते हैं अभी। तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज ये कोई एक वुडन बोर्ड है, तो टेक अ वुडन बोर्ड, और इस पे यहाँ पे एक वायर ले लो कोई, ऑफ लेंथ 1 मीटर। सपोज कोई वायर ले ली हमने, वायर ए बी, जिसकी लेंथ है 1 मीटर, एंड दिस वायर इज ऑफ मटेरियल लाइक मैंगनीन कॉन्स्टेंटन। तो ए बी वायर of Constantan और मैंगनीन, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो इस वायर को भी हमने इस बोर्ड पे यहाँ फिक्स कर दिया। तो वाई वी टेक द वायर ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर वायर और सिल्वर वायर, एल्यूमिनियम वायर। So that's why we take this wire of Constantan or manganese, because their resistance is more than copper और aluminium wires। और इसके साथ में यहाँ पर एक स्केल लगा देते हैं अभी,
फ्रॉम वेयर वी कैन रीड द लेंथ, ये स्केल है। और एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ पे, ये कॉपर स्ट्रिप है भी, और एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ पे, और एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ पे। ये जो गैप है, एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे रख देते हैं से आर, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो भी आर हमें नोन है सपोज, और एस अननोन है। तो एस की वैल्यू हमने निकालनी है, और आर हमें पता है। तो पॉइंट ए और बी पे जो ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये वायर के साथ कांटेक्ट में है, यहाँ पे भी कांटेक्ट में है। और फिर यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर, और एक ये स्लाइडर है जे। तो जे इज ए स्लाइडर which can slide over the wire AB and can make the contact with wire AB anywhere. तो इसको बोलते हैं जोकी, यानी a slider which can be touched anywhere on AB. और इसके अलावा भी and to provide the current, the battery is connected between A and B. Like this. और ये मान लो की है कोई, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी अभी, ठीक है। और ये वायर यहाँ पे टच नहीं करेगी इसको, टच केवल यहाँ से करेगी पॉइंट जे पे। अब ये काम कैसे करता है, अभी इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो एक नॉन रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे रख दिया लेफ्ट गैप के अंदर, ये लेफ्ट गैप और ये राइट गैप। तो a known resistance is put in the left gap and the unknown resistance, the value of which we have to find, is put in the right gap। और ये की को हमने ऑन कर दिया, और इस स्लाइडर को हमने यहाँ पे टच किया, अभी कहीं पे टच किया पॉइंट लाइन ए बी की, वायर ए बी के ऊपर हमने कहीं पे टच किया इसको।
तो initially some current may flow through the galvanometer in this direction or in this direction. Initially जब हम इसको टच करेंगे जोकी को वायर ए बी पे कहीं भी, तो initially some current may flow in either direction through the galvanometer. पर हम क्या करेंगे, स्लाइडर को वायर ए बी पे इधर या उधर डिस्प्लेस करके इसकी पोजीशन को ऐसी जगह पे ले आएंगे so that finally the current through galvanometer becomes zero. तो adjust the position of slider, adjust the position of jockey somewhere on AB so that current through galvanometer becomes zero. ठीक है भी। और वो कब होगा, मान लो अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं डी, तो जब पॉइंट डी और जे का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फिर गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, मान लो किसी लेंथ एल के लिए इसमें करंट जीरो हो जाता है गैल्वेनोमीटर में, तो फिर ये लेंथ होगी जे से बी तक की, ये लेंथ हो जाएगी 100 माइनस एल। तो अगर वायर ए बी जो है, ए बी की लेंथ अगर 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है, तो अगर एल सेंटीमीटर में है तो लेंथ ए जे अगर एल है तो लेंथ जे बी हो जाएगी 100 माइनस एल। अब देखो भी, जैसे वायर ए बी की लेंथ 1 मीटर है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मीटर ब्रिज। अगर कहीं पे लिखा हो मीटर ब्रिज ऐसे लिखा हो तो समझ लो कि फिर जो वायर की लेंथ है वो 1 मीटर है। अदरवाइज लेंथ 1 मीटर से थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर मीटर ब्रिज लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब जो लेंथ है वायर ए बी की वो 1 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो अभी जब इसमें से करंट जीरो हो जाएगा, व्हेन द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो, तो फिर मान लो जो ए जे पार्ट है इसका रेजिस्टेंस R1 है और जे बी पार्ट है इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो फिर ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो, देन R अपॉन S शुड बी इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, apply the principle of Wheatstone bridge. If current through galvanometer becomes zero, then R upon S equal to R1 upon R2. और जैसे भी रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल अपॉन ए, तो फिर R1 की वैल्यू हो जाएगी रो एल अपॉन ए, क्योंकि वायर एजे की लेंथ एल है और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो, तो व्हाट इज R1 रो एल अपॉन ए, एंड सिमिलरली व्हाट इज R2 रो, इसकी लेंथ होगी 100 माइनस एल अपॉन ए। तो अगर आप ये वैल्यू पुट करो R1 R2 की यहाँ पे,
तो ये रो अपॉन ए कट जाएगा, तो आएगा एल अपॉन 100 - एल, और फिर यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी 100 - एल इंटू आर अपॉन एल. So by putting the value of L, we can find the value of S. And value of L can be measured from the scale. और R की वैल्यू हमें पता होगी, तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखो. जैसे भी क्वेश्चन नंबर 16. तो फर्स्ट यू ट्राई योर सेल्फ. अब ये मीटर ब्रिज सर्किट इज शोन इन फिगर. Switch K is closed. It is balanced when jockey J divides wire AB into two parts, AJ and JB in the ratio 1:2. यानी अगर ये लेंथ हम L1 मान लें A से J की, और J से B की लेंथ L2 मान लें, तो L1 अपॉन L2 हमें दिया हुआ है 1/2. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Q. तो हमने Q की वैल्यू बतानी है अभी. तो अभी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. अगर मान लो AJ का रेजिस्टेंस R1 है और JB का रेजिस्टेंस R2 है, तो फिर 2/Q is equal to R1/R2, and from the formula R equal to rho L upon A, R is proportional to L. तो फिर R1/R2 आ जाएगा L1/L2, and L1/L2 is 1/2. तो यहाँ से भी Q की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम. ठीक है भी, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 ओम. Similarly, you can do this question also. Find the value of unknown resistance X and the current drawn by the circuit from the battery if no current flows through the galvanometer shown in figure. तो हमने भी x की वैल्यू बतानी है और करंट बैटरी में से कितना जा रहा है ये बताना है. तो अभी यहाँ पे अगर हम वो लगाएं, अप्लाई द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. मान लो AJ पार्ट का रेजिस्टेंस R1 है और JB पार्ट का R2 है, तो R1 की वैल्यू होगी इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल, मतलब R1/R2 हो जाएगा 120/80. तो आएगा 3/2. Now apply the condition of balanced Wheatstone bridge. तो आएगा भी x/R equal to R1/R2. इसकी वैल्यू है 3/2. R की वैल्यू 2 ओम है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी
3 ओम। ठीक है भी। अब हमने बताना है कि करंट ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी, यानी यहाँ से कितना करंट होगा बैटरी में से। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। तो हमें दिया हुआ है कि जो ये वायर ए बी है, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है 0.01 ओम पर सेंटीमीटर। तो फिर R1 की वैल्यू हो जाएगी 0.01 इंटू 120, तो ये आएगा 1.2 ओम। और R2 हो जाएगा 0.01 इंटू 80, यानी 0.8 ओम। तो मान लो यहाँ से करंट आई गया बैटरी में से, तो आई यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, I1 और I2 में सपोज। तो ये करंट सारा I1 इस तरफ ही आ जाएगा, बिकॉज नो करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर। एंड सिमिलरली ये करंट सारा I2 इस तरफ आ जाएगा। As no current passes through galvanometer, so we can remove it from here. अगर इसको हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद फिर ये X और R सीरीज में हो जाएंगे, तो फिर I1 की वैल्यू आ जाएगी 4/X प्लस R। तो X की वैल्यू 3, R की वैल्यू 2.8 एम्पियर। और I2 की वैल्यू आएगी 4/R1 प्लस R2। इधर ये R1 और R2 सीरीज में हो जाएंगे। तो फिर नेट करंट हो जाएगा अभी I1 प्लस I2 बैटरी से, एंड दैट इज 0.8 प्लस 2, 2.8 एम्पियर। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखो इसके बाद। In a meter bridge, the balance point is 40 centimeter from the left end when the resistance R is 12 ohm। यानी जब R की वैल्यू 12 ओम है तो फिर ये लेंथ है 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिखा है मीटर ब्रिज, तो इसका मतलब जो लेंथ ए बी है वो 1 मीटर है। तो फिर अगर ए सी 40 सेंटीमीटर है तो सी बी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस। तो मान लो ए सी पार्ट का रेजिस्टेंस R1 है, सी बी पार्ट का R2 है। ये लेंथ L1 मान लो, ये लेंथ L2 मान लो। तो फिर R1 अपॉन R2 हो जाएगा L1 अपॉन L2। एंड अप्लाई द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो R अपॉन S इज इक्वल टू R1 अपॉन R2।
एंड R1/R2 इज L1/L2। तो अभी आगे से हम सीधे लगा सकते हैं, नो नीड टू राइट R1/R2। तो वी कैन डायरेक्टली राइट R/S इज इक्वल टू L1/L2। और L1 की वैल्यू 40, L2 की वैल्यू 60, तो ये 2/3 आ जाएगा। और R की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से भी S की वैल्यू आ जाएगी 18 ओम। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट है भी, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट इफ R एंड S आर इंटरचेंज्ड। यानी हमने S को यहाँ पे लगा दिया, जिसकी वैल्यू है 18 ओम, और R को यहाँ पे लगा दिया, जिसकी वैल्यू है 12 ओम। तो फिर बैलेंस पॉइंट कहाँ पे जाएगा? तो मान लो फिर ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, ये मान लो अब L हो जाती है, और ये 100 - L हो जाती है। अगेन अप्लाई दिस फार्मूला, तभी हो जाएगा S/R इक्वल टू L1/L2, यानी 18/12 इज इक्वल टू L/100 - L। तो यहाँ से भी L की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर फ्रॉम A। फिर इसका थर्ड पॉइंट है भी, द galvanometer and the cell are interchanged at the balance point, तो will the galvanometer show deflection? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि हमने किया था भी, अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो उससे बैलेंस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी भी जो गैल्वेनोमीटर है, दैट विल कंटिन्यू टू शो नो डिफ्लेक्शन, सो द गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, तो इसे आप पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करना। When two resistance wires are in the two gaps of meter bridge, तो मान लो मीटर ब्रिज का सर्किट है, ये वायर ए बी, when two resistance wires are in the two gaps of a meter bridge, मतलब एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ये भी कोई वायर्स है, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2। द बैलेंस पॉइंट वाज फाउंड टू बी 1/3 मीटर फ्रॉम द जीरो एंड। तो ये बैलेंस पॉइंट 1/3 मीटर पे है, तो फिर ये 2/3 मीटर पे हो जाएगा। और यहाँ से R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। तो L1 1/3, L2 2/3।
फिर आगे लिखा है व्हेन a 6 ohm coil is connected in series with the smaller of two resistances, तो इसमें देखो R1 स्मॉलर होगा R2 से, तो हमने एक 6 ओम की कॉइल और कनेक्ट कर दी इसके साथ सीरीज में, तो यहाँ पर एक 6 ओम का रेजिस्टेंस और लगा दिया इसके साथ। तो फिर टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस 6। द बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टेड टू 2/3 मीटर फ्रॉम द सेम एंड। अब बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, यानी 2/3 मीटर, तो फिर ये 1/3 मीटर हो जाएगा। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स, तो फिर हमने R1 और R2 की वैल्यूज बतानी है। तो अब देखो अब इक्वेशन ये आ जाएगी, अब यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस 6 और यहाँ का R2, तो अब R1 प्लस 6 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2/3 अपॉन 1/3, तो ये 2 हो जाएगा। अब दो इक्वेशन आ गई, तो दोनों को सॉल्व करके आप R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन से 2R1 इज इक्वल टू R2, और सेकंड इक्वेशन से R1 प्लस 6 इज 2R2, तो R2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हो जाएगा 4R1, तो R1 आ जाएगा 2 ओम और फिर R2 आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो ये 20 और 21 भी आप कर सकते हो ट्राई, तो अप टू 21 आप ट्राई कर सकते हो। अब इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स हैं भी। देखो मान लो जब हम S की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, S इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R अपॉन L। सपोज अगर हम लेंथ L को मेजर करने में कुछ एरर करते हैं, क्योंकि कोई जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर तो हो ही जाती है। तो सपोज इफ वी कमिट सम एरर इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ L, तो फिर ऑब्वियसली जो वैल्यू S की आएगी यहाँ से, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी। तो अब हम ये शो कर सकते हैं कि in the calculation of S, error will be minimum if the balance point is obtained in the middle of the wire AB। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि the Wheatstone bridge is more sensitive, the Wheatstone bridge is most sensitive। तो मोस्ट सेंसिटिव का मतलब है कि मोर एक्यूरेसी, यानी जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। So the Wheatstone bridge is most sensitive when the resistance, sorry, Wheatstone bridge, meter bridge. The meter bridge is most sensitive when
the balance point is obtained near the middle of wire. देखो कैसे, मान लो हमने एल लेंथ एल को मेजर करने में हमने एरर कर दी डीएल, तो फिर एस को मेजर करने में कितनी एरर होगी? तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें हम एल के रिस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा डी एस अपॉन डी एल इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो आप, आर तो कांस्टेंट है, ये होगा 100/L -1, तो आर तो कांस्टेंट है, 100/L का हो जाएगा, तो 1/L का हो जाएगा 1/L²। जैसे अगर y इक्वल टू 1/x हो, तो dy/dx होता है -1/x², और 1 का 0 हो जाएगा भी, ठीक है। और मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और फिर 2/1 कर दो अगर, तो आएगा ds/dl अपॉन s इज इक्वल टू -100 R/L² अपॉन 100 - L इंटू R/L। तो dl को ऊपर ले जाओ, तो ds/s आ जाएगा -100 dl अपॉन L इंटू 100 - L, तो ये आ जाएगा। अब ds/s यहाँ पे है फ्रैक्शनल एरर इन दी वैल्यू ऑफ s, तो ये होगी फ्रैक्शनल एरर इन दी वैल्यू ऑफ s। और इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी भी? तो dl है यहाँ पे एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ l, dl इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ l। ये तो फिक्स है भी, dl तो मान लो हमें दिया हुआ है फिक्स है ये, तो ds/s की वैल्यू मिनिमम होगी जब ये नीचे वाली क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। तो ds/s इज मिनिमम if this is maximum। तो फिर इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, इसको y मान लें अगर हम कुछ, तो y हो जाएगा 100L -L², और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन 0 पुट कर दो, तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, यानी जब लेंथ 50 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, यानी जब जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो बीच में आएगा, तो फिर जो फ्रैक्शनल एरर है ds/s उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, यानी जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। सो द मीटर ब्रिज इज मोर सेंसिटिव और मोर एक्यूरेट
when balance point is obtained near the middle of wire. ठीक है जी? तो जैसे इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 35. An unknown resistance is to be determined using resistances R1, R2 or R3. Their corresponding null points are A, B and C. Find which of the above will give the most accurate reading and why. तो देखो जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी की रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होगी, यानी जब गैल्वेनोमीटर पॉइंट बी को टच करेगा, जो कि पॉइंट बी को टच करेगी, तो उस समय आर की वैल्यू R2 आएगी एंड दैट विल बी मोर एक्यूरेट, क्योंकि जो पॉइंट बी है वो मिडिल पॉइंट के नज़दीक है इन कंपैरिजन टू अदर पॉइंट्स ए एंड सी. तो बी इज मोर क्लोजर टू द मिडिल पॉइंट, तो फिर बी के करस्पॉन्डिंग यानी R2 जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी. ठीक है जी? इसके बाद भी सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि वी शुड नॉट यूज द मीटर ब्रिज to measure very high or very low resistance. We should not use the meter bridge to measure the resistances which are very low or very high. क्योंकि इसका रीजन ये होगा भी, अगर मान लो रेजिस्टेंस एस से हमने जो मेजर करना है इसकी वैल्यू अगर काफ़ी ज़्यादा है तो फिर लेंथ एल काफ़ी कम हो जाएगी, यानी आर की वैल्यू काफ़ी कम है अगर एस से, तो फिर एल की वैल्यू भी काफ़ी कम होगी, क्योंकि आर अपॉन एस होगा एल अपॉन 100 माइनस एल. तो अगर एस की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर 100 माइनस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी और एल की वैल्यू कम होगी, तो फिर जे पॉइंट ए के काफ़ी नज़दीक होगा. या अगर मान लो एस काफ़ी कम है और आर काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में फिर जो पॉइंट जे है वो बी के काफ़ी नज़दीक होगा, यानी जो पॉइंट जे है वो मिडिल पॉइंट से काफ़ी दूर होगा, तो फिर उसमें एरर ज़्यादा आ जाएगी. ठीक है? अगर पॉइंट जे मिडिल पॉइंट से काफ़ी दूर होगा, बैलेंसिंग पॉइंट अगर मिडिल पॉइंट से दूर होगा तो उसमें एरर ज़्यादा आ जाएगी. ठीक है? अगर एस ऑलमोस्ट आर के बराबर ही होगा तो फिर जो बैलेंस पॉइंट है वो मिडिल में आएगा, बट अगर एस की वैल्यू आर से काफ़ी ज़्यादा है या काफ़ी कम है तो फिर जो बैलेंस पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट पे नहीं आएगा, या तो ए के काफ़ी नज़दीक होगा या फिर बी के काफ़ी नज़दीक होगा. ठीक है? तो फिर उसमें जो एरर आएगी मेजरमेंट में वो ज़्यादा एरर आ जाएगी. तो भी इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में. ओके.